चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो जितना बुनियादी है उतना ही दिलचस्प भी। हम बात कर रहे हैं परमाणु यानी एटम के असली आकार और उसके अंदरूनी संरचना की। ये कोई आम वैज्ञानिक सफर नहीं है। हम उस दुनिया से बहुत दूर जाने वाले हैं जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, एक ऐसे सूक्ष्मतम स्तर पर जहां वास्तविकता के सारे नियम बिल्कुल ही पलट जाते हैं। अब जब भी हम परमाणु शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर स्कूली किताबों वाली वो तस्वीर उभरती है ना? वो एक छोटे से सौरमंडल जैसी तस्वीर जिसमें बीच में सूर्य की तरह एक भारी नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे होते हैं। लेकिन क्या असलियत में ऐसा ही होता है? सच बताऊं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब, जटिल और सच में बहुत अद्भुत है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमागों को वो सब कुछ भुलाना पड़ा जो वो पहले से जानते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारे ब्रह्मांड के ये सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स असल में दिखते कैसे हैं। तो इस पूरी कहानी का पहला अहम हिस्सा है ग्रहीय बोहर मॉडल। चलिए इस विकासवादी सफर के पहले बड़े मील के पत्थर से शुरुआत करते हैं। ये वो दौर था जब वैज्ञानिकों ने पहली बार परमाणु को गणित के नजरिए से समझने की एक ठोस कोशिश की थी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस अमूर्त सी क्वांटम दुनिया को समझने के लिए उसी परिचित सौरमंडल वाली अवधारणा का सहारा लिया। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। 1904 में जे थॉमसन का मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल आया। इसमें माना गया कि धनात्मक आवेश किसी पुडिंग की तरह फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें किशमिश की तरह धंसे हुए हैं। अजीब लगता है ना? फिर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने ऐतिहासिक गोल्ड फॉयल प्रयोग से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि परमाणु के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही सघन धनात्मक नाभिक होता है और बाकी की सारी जगह बिल्कुल खाली होती है। और इसके ठीक 2 साल बाद 1913 में नील्स बोहर ने अपना वो ग्रहीय परमाणु मॉडल पेश किया जिसने भौतिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल बोहर ने एक ऐसी पहेली सुलझाई जो नामुमकिन सी लग रही थी। पुरानी शास्त्रीय भौतिकी के हिसाब से तो एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा खोकर सीधे नाभिक में गिर जाना चाहिए था। परमाणु तो नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन बोहर ने बहुत चतुराई से पुरानी भौतिकी को शुरुआती क्वांटम नियमों के साथ मिला दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास स्थिर कक्षाओं में ही रह सकते हैं जहां वे अपनी ऊर्जा नहीं खोते। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऊर्जा के निकलने को प्लैंक स्थिरांक से जोड़ा, वही मशहूर फॉर्मूला E बराबर h/ν, और ये तय किया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बार h/2π के एक पूर्णांक गुणक के रूप में क्वांटाइज्ड होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 52.9 पिकोमीटर। इसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। बोहर के गणित के हिसाब से हाइड्रोजन के उस इकलौते इलेक्ट्रॉन के लिए यह सबसे छोटी संभव गोल कक्षा है। उस वक्त के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था कि एक इलेक्ट्रॉन बस इससे ज्यादा नाभिक के करीब जा ही नहीं सकता। प्रकृति ने जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींचती थी, कोई क्रमिक ढलान नहीं बल्कि एक एकदम सख्त सीमा। और पता है, बोहर का ये मॉडल रातों रात एक जबरदस्त हिट साबित हुआ। इसने सिर्फ प्रयोगों से निकले रिडबर्ग सूत्र को एक मजबूत सैद्धांतिक आधार ही नहीं दिया, बल्कि हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले प्रकाश के सटीक रंगों यानी उसकी स्पेक्ट्रल रेखाओं की एकदम अचूक भविष्यवाणी भी की। दशकों से भौतिकी में जो एक बड़ा रहस्य बना हुआ था वो आखिरकार सुलझ गया था। विज्ञान के लिए ये सच में जश्न मनाने का पल था। लेकिन जैसा कि विज्ञान की दुनिया में अक्सर होता है, एक जीत का मतलब कहानी का अंत नहीं होता। हर नया जवाब अपने साथ और भी पेचीदा सवाल लेकर आता है। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, जहां यह मॉडल विफल हुआ। जब इस शानदार लगने वाले सौरमंडल मॉडल को और बारीकी से परखा गया तो इसमें बहुत ही बुनियादी और गंभीर खामियां सामने आने लगीं। जैसे जैसे हमारी मशीनें और उपकरण बेहतर हुए, ये 2 डायमेंशनल सौरमंडल वाला आइडिया नए सबूतों के सामने टिक नहीं पाया। पहली बात, ये मॉडल न्यूट्रल हीलियम जैसे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर बिल्कुल काम नहीं करता था। दूसरी बात, इसने ग्राउंड स्टेट के कक्षीय कोणीय संवेग की गलत भविष्यवाणी की। इसे 0 होना चाहिए था, लेकिन बोहर के मॉडल ने इसे h बार बताया। इतना ही नहीं, ये स्पेक्ट्रल रेखाओं के अंदर मौजूद बेहद बारीक संरचनाओं को भी नहीं समझा सका। और जब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रल रेखाएं बंटने लगी, जिसे जीमान प्रभाव कहते हैं, तो बोहर का मॉडल वहां भी पूरी तरह बेबस नजर आया। और यहीं पर भौतिकी की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय मोड़ आता है।
पुरानी भौतिकी की उस सुरक्षित और निश्चित दुनिया से निकलकर हम क्वांटम यांत्रिकी की एक अजीब, लहरदार और अनिश्चित दुनिया में कदम रखते हैं। बोहर की उन साफ सुथरी 2D कक्षाओं को हटाकर उनकी जगह ले ली श्रोडिंगर के धुंधले 3D बादलों ने। अब इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा ग्रह नहीं रह गया था जिसका रास्ता हमें पहले से पता हो। अब वो एक विशाल क्षेत्र में सिर्फ पाए जाने की एक संभावना बन चुका था। यही है हमारा तीसरा पड़ाव, क्वांटम मैकेनिकल बदलाव। यहां निश्चितता की जगह संभावनाओं और तरंगों ने ले ली। 20वीं सदी के मध्य में विज्ञान ने मान लिया कि हम हर चीज एकदम सटीक तरीके से नहीं जान सकते। अब सब कुछ गणितीय संभावनाओं पर टिक गया था। ये वो मोड़ था जिसने हमारी वास्तविकता की पूरी समझ को ही चुनौती दे डाली। इसे समझने के लिए हमें एक मुख्य क्वांटम कॉन्सेप्ट को जानना होगा, प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये कोई असली जगह नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का एक गणितीय क्षेत्र है जो बताता है कि किसी खास जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु जैसे नहीं होते, बल्कि वे गिटार के किसी तार की तरह, खड़ी तरंगों या स्टैंडिंग वेव्स की तरह बर्ताव करते हैं। जिस जगह पर यह घनत्व सबसे ज्यादा होता है, बस वहीं उस इलेक्ट्रॉन रूपी तरंग के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। परमाणु की कल्पना एक प्यास की तरह करें। अगर हमें यह पता लगाना है कि नाभिक से एक खास दूरी पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कुल संभावना कितनी है, तो हम उस परमाणु को प्यास की परतों की तरह बहुत ही पतले एक के अंदर एक गोलों में बांट देते हैं। फिर हम इन पतली गोलाकार परतों की संभावनाओं को जोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, उस गोले का सतह क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। ये गणित का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसे बंटी हुई है। और अब वापस आते हैं उस 50.9 पिकोमीटर वाले नंबर पर। यहां एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। क्वांटम यांत्रिकी के वो जटिल समीकरण भी यही कहते हैं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना ठीक 50.9 पिकोमीटर की दूरी पर ही है, बिल्कुल बोहर के गणित की तरह। लेकिन यहां पीछे की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। क्वांटम दुनिया में यह दूरी बस एक संभावना है, कोई पक्की ठोस कक्षा या कंक्रीट का रास्ता नहीं। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, परमाणु कक्षाओं के आकार पर। ये जो संभावनाओं वाले बादल हैं, ये हवा में यूं ही किसी भी बेतरतीब आकार में नहीं तैरते। इसके बजाय ये गणितीय तरंगें बहुत ही विशिष्ट, सुंदर और 3 डायमेंशनल ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इन आकारों का सीधा कनेक्शन क्वांटम संख्याओं से होता है, खासकर एजीमुथल क्वांटम संख्या से, जिसे हम L कहते हैं। जब ये L 0 होता है तो हमें एक s ऑर्बिटल मिलता है, जो एक परफेक्ट गोले जैसा होता है। जब L 1 होता है तो वो p ऑर्बिटल बन जाता है, जिसका आकार किसी डंबल जैसा दिखता है। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाती है, d और f ऑर्बिटल्स की ज्यामिति क्लोवर के पत्तों, डोनट्स या और भी बेहद जटिल आकृतियों में ढलती चली जाती है। इन ऑर्बिटल्स के अंदर की वास्तुकला भी कम हैरान करने वाली नहीं है। इनके बीच में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं। ये अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बिल्कुल 0 यानी 0 होती है। और हाँ, एक जरूरी बात, इन चित्रों में जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस के चिन्ह दिखते हैं, वे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। वे तो बस उस गणितीय तरंग के ऊपर या नीचे जाने के आयाम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में उठने वाली लहरें ऊपर और नीचे जाती हैं। अब इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। प्रकृति में कुछ भी बेतरतीब नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों के लिए भी कुछ सख्त ट्रैफिक नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो इन अजीबोगरीब ऑर्बिटल्स में आखिर व्यवस्थित कैसे होंगे। सबसे पहला नियम है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तकनीकी भाषा में कहें तो परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अपनी चारों क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट कभी साझा नहीं कर सकते। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एक ऑर्बिटल वाले कमरे में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉनों के रहने की जगह होती है, और उन्हें भी एक दूसरे से उल्टी दिशा में घूमना पड़ता है, जिसे हम विपरीत स्पिन कहते हैं। जैसे ही वो कमरा भर जाता है, नए इलेक्ट्रॉनों को मजबूरी में अगले ज्यादा ऊर्जा वाले स्तर में जाना ही पड़ता है। दूसरा नियम है हुंड का नियम। ये नियम एक तरह से भीड़ को कंट्रोल करने का काम करता है। जब इलेक्ट्रॉनों के पास एक जैसी ऊर्जा वाले कई ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसीलिए एक ही ऑर्बिटल में जोड़ी बनाने से पहले वे अलग अलग ऑर्बिटल्स में अकेले अकेले फैल जाना पसंद करते हैं, वो भी
एक ही दिशा में स्पिन करते हुए। प्रकृति का इस आपसी टकराव को कम करने का ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है। सच कहूं तो क्वांटम यांत्रिकी के ये अजीब से लगने वाले नियम ही हमारे अस्तित्व की बुनियाद हैं। ये संभावना वाले बादल, पॉली का सिद्धांत, हुंड का नियम, यही वो ठोस नींव हैं जिस पर रसायन विज्ञान की पूरी पीरियोडिक टेबल टिकी हुई है। यही तय करते हैं कि परमाणु आपस में कैसे जुड़ेंगे, कैसे नई चीजें बनाएंगे और अंततः कैसे उस जटिल डीएनए का निर्माण करेंगे जिससे खुद जीवन संभव हो पाता है। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, ये ठोस दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, वो असल में पूरी तरह से शुद्ध संभावनाओं की अदृश्य तरंगों से मिलकर बनी है ना कमाल की बात। ब्रह्मांड की इस गहरी क्वांटम प्रकृति पर विचार करना सच में दिमाग को चकरा देने वाला एक शानदार अनुभव है। अगली बार जब भी किसी चीज को छुएं तो उसके अंदर चल रहे इस क्वांटम डांस को जरूर याद रखिएगा।